चलो ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेस्टर्न घाट, जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि हम वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करेंगे। तो वहाँ पे सेंटर स्टेट के बीच में एक नेक्सस बन गया है। तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि वेस्टर्न घाट के बारे में, कि वेस्टर्न घाट है क्या, इको सेंसिटिव जोन होती क्या है, और स्टेट गवर्नमेंट उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ हम देखेंगे इसमें। ये हमारा टॉपिक सीधा सीधा जीएस 3 से कनेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक से। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इसे पीटी में इको सेंसिटिव जोन की जैसे फीचर्स पूछ लेगा। उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि वेस्टर्न घाट में कितनी स्टेट है। यूपीएससी ने पूछा हुआ है 2021 या 20 के आसपास कि कितनी स्टेट है, कितनी उसकी विड्थ है, और कंपेयर कर सकता है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट में। तो ये सारी हम चीज़ें देखते हैं एक एक करके। तो पहले हम इसका कंटेक्स्ट समझ लेते हैं, हमें पढ़ना क्या है इसमें। तो ये पहला यही है कि न्यूज़ में क्यों है, कि न्यूज़ में इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने ये कहा कि हम वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करेंगे। तो ये जो सडनली नहीं आया, जैसे 2010 में माधव गडकरी कमेटी बनी थी, उसने भी कहा था कि वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए। लेकिन माधव गडकरी ने ये कहा कि पूरे वेस्टर्न घाट की बात की थी। तो यहाँ पे माधव गडकरी की रिकमेंडेशन जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दी। उसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी बनी 2013 में। उसने कहा कि 33.7% एरिया सेल बी डिक्लेयर्ड एज द इको सेंसिटिव जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की 37% एरिया को हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दें। तो ये 13 साल बाद इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसर्न लिया है। तो नाउ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने जा रही है। तो हम ये समझेंगे कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि वेस्टर्न घाट के बारे में, कि वेस्टर्न घाट जो इंडिया का पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इससे पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितनी स्टेट से गुजरता है, और इसकी लेंथ, विड्थ और कंपेयर विद द ईस्टर्न घाट। ये हम समझेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। फिर हम समझेंगे इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। इको सेंसिटिव जोन का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी बफर एरिया है जो किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। दूसरे शब्दों में अगर जनरल टर्म में समझें, कि हम बाइक पे जो भी हेलमेट पहनते हैं वो एक इको सेंसिटिव जोन का काम करता है। मान लीजिए ये अगर कोई नेशनल पार्क है, इसके आसपास एक सर्टेन एरिया, इसके ये वाली एरिया को हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारी एरिया प्रोटेक्शन बनी रहेगी। अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसी एरिया पे पड़ेगा, रेदर देन टू दिस एरिया। इस एरिया को हम नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कह सकते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन इज एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। हम समझेंगे कि इको सेंसिटिव जोन और इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सीटू कंजर्वेशन इस आर्टिकल में हम समझेंगे इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमें समझना है जो कमेटी, जो मैंने बोला माधव गडकरी कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, उनकी जो रिकमेंडेशन आई थी, तो उनकी रिकमेंडेशन को थोड़ा सा समझेंगे। देन कस्तूरी रंगन कमेटी इज अ इम्पोर्टेंट कमेटी, क्योंकि उसी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 37% एरिया को डिक्लेयर करने वाली है क्या, इको सेंसिटिव जोन। देन व्हाट इज इको सेंसिटिव जोन, ये 2 बार हो गया। फिर हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन अगर डिक्लेयर्ड हो जाता है वेस्टर्न घाट, तो उसके सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। देन मेंस का एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो सारे वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट इन द डिटेल्स। सारे पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो बन जाए। तो लेट डिस्कस ऑल द पॉइंट। तो सबसे पहले ये देखो, ये है न्यूज़। इसमें न्यूज़ में क्या आया था, गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग ए नोटिफाइंग वेस्टर्न घाट एज ए इको सेंसिटिव एरिया एट लीस्ट 3 स्टेट। अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहें कि एग्री एट लीस्ट 3 स्टेट,
मतलब वैसे तो वेस्टर्न घाट में 6 स्टेट है, लेकिन अभी 3 स्टेटों ने अपना कंसर्न दिया है। 3 स्टेट जैसे गुजरात हो गया और ये अपना महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटका और सॉरी गोवा हो गया। इन 3 स्टेटों ने अब तक अपना कंसर्न दिया। बाकी 3 स्टेट कंसर्न कर रही हैं और इसका विरोध भी कर रही हैं। तो हम सारे इसके कस्तूरी रंगन कमेटी, माधव गडकिल कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन है वो समझेंगे। तो ये हमारा न्यूज़ था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाद में आते हैं इस पे। पहले वेस्टर्न घाट को हम समझ लेते हैं कि वेस्टर्न घाट है क्या। ये देखो, ये वाला एरिया, ये वाला, ये जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, तो इसकी अगर मैं बात करूं, वेस्टर्न घाट 6 स्टेट से वेस्टर्न घाट अगर मैं बात करूं, वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की जनरल ज्योग्राफी की बात करूं तो ये 6 स्टेट से होकर गुजरता है। 6 स्टेट, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी स्टेट है। 6 स्टेट से पासिस होता है। उसके अलावा इसकी अप्रोक्स लेंथ है 1600 किलोमीटर के आसपास। और उसके अलावा इस पे 3 मेजर पास पाए जाते हैं, थाल घाट, थाल घाट, भूर घाट और पाल घाट। इसके अलावा जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था 6 स्टेट, जैसे 6 स्टेट में बात करूं, ये गुजरात, गुजरात टू, गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी। और गुजरात की तापी रिवर से लेके, दूसरे शब्दों में कहूँ, कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट एक पुराना माउंटेन है एज कंपेयर टू द हिमालय, हिमालय से ओल्ड माउंटेन है। और वेस्टर्न घाट एक ब्लॉक ब्लॉक टाइप माउंटेन है, ब्लॉक टाइप माउंटेन है जो 6 स्टेट से गुजरता है। उसके अलावा इसमें जैसे कुद्रेमुख रेंज और ये ऊटी, इसमें टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारे हैं। तो वेस्टर्न घाट को हम डिटेल में सारी चीज़ें समझते हैं धीरे धीरे। वही वेस्टर्न घाट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। पहले वेस्टर्न घाट के बारे में हम देखते हैं। वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सह्याद्री। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री भी कहा जाता है। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं, उसका जनरल नेम है। जो मैंने कहा कि इसकी अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर कंटिन्यूअस माउंटेन चेन है, ओल्डर देन द हिमालय, हिमालय से ओल्डर देन है वेस्टर्न घाट। और दूसरा, द वेस्टर्न घाट एक्ट एज ए क्लाइमेट बैरियर। क्लाइमेट बैरियर किसका? साउथ वेस्ट मानसून का। कि अगर मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो अगर यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून इस एरिया से आता है अरेबियन सी से, तो यहाँ पे जाके साउथ वेस्ट मानसून 2 ब्रांच में टकरा के एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। 3 में बैरियर, एज ए बैरियर वेस्टर्न घाट काम करता है। साउथ वेस्ट मानसून को उनको डिवाइड कर देता है अरेबियन सी ब्रांच में और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। तो वेस्टर्न घाट एज ए क्लाइमेटिक बैरियर भी है। देन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है भारत में। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं? 4, उनमें से एक वेस्टर्न घाट भी है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2010 में इसे डिक्लेयर दर्जा मिला। वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को यूनेस्को में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2010 में डिक्लेयर किया गया वेस्टर्न घाट को। उसके अलावा इसमें अगर स्पीसीज देखूं, वेस्टर्न घाट में तो जैसे नीलगिरी तहर पाया जाता है, नाइल टेंड मकाकू पाया जाता है, मालाबार क्वेट स्क्वेरिल पाई जाती है। ये यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है कि एक ऐसा स्पीसीज है जो ओनली वेस्टर्न घाट पे ही पाया जाता है, नीलगिरी तहर का पूछा हुआ है। या पूछ लेगा मालाबार। वेस्टर्न घाट को अगर दूसरे वर्ड में देखूं, वेस्टर्न घाट को मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं, इसलिए मालाबार जायंट स्क्वेरिल भी यहाँ पे वर्ड लिखा है। वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मालाबार कोस्ट फ्रॉम द मैंगलोर टू द
कन्याकुमारी तक बोलते हैं। वेजिटेशन की बात करूँ तो वेस्टर्न घाट पे जो वेजिटेशन पाई जाती है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है। कहाँ पे? वेस्टर्न स्लोप पे। वेस्टर्न स्लोप का मतलब कि ये वाला जो स्लोप है वेस्टर्न घाट का, इस स्लोप पे हमेशा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन जो शैडो जोन वाला एरिया है इधर दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट का, यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि वेस्टर्न घाट की वेजिटेशन कैसी है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये वाला ऑप्शन रेयर इन द रेयरेस्ट ही देगा, ड्राई मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट अगर देगा तो वो पूछेगा कि शैडो जोन में कैसा पाया जाता है। तो शैडो जोन, वेस्टर्न घाट के शैडो जोन में जो वेजिटेशन पाई जाती है वो ड्राई मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं देन द ईस्टर्न स्लोप में। देन एक्ट एज ए वाटर सेड। वाटर सेड, वाटर सेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा एरिया जो पानी को डिवाइड करता हो दो एरिया में, जैसे कोई रिवर को, जैसे रिवर का गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो रिवर है वो वेस्टर्न घाट की तरफ से आते हैं। तो एज ए वेस्टर्न घाट एक्ट एज ए वाटर साइड एरिया। पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाटर साइड किसे कहते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट के बारे में। उसके अलावा वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है, जो मैंने कहा अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर है, और ये तापी के मुहाने से लेके तापी इन गुजरात टू कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, विद इन 6 स्टेट है। तो ये जनरल फैक्ट है अबाउट द वेस्टर्न घाट कि वेस्टर्न घाट की लेंथ कितनी है, अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर। देन तापी टू कन्याकुमारी तक फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। देन वेस्टर्न घाट पासिस थ्रू द 6 स्टेट। जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसने पूछा था वेस्टर्न घाट से, एक स्टेटमेंट पास किया था कि वेस्टर्न घाट पासिस थ्रू द 5 स्टेट या 4 स्टेट। और अगर कंफ्यूज करेगा तो आपको तमिलनाडु से कंफ्यूज कर देता है। मेजॉरिटी जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वो कर्नाटका में है, और सबसे कम हमारा वेस्टर्न घाट का एरिया है वो तमिलनाडु में। अगर और ज़्यादा इसको क्रिटिकल बनाएगा तो पूछेगा मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न घाट का एरिया है वो कर्नाटका में लाई करता है, ऐसे पूछ लेगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु 6 स्टेट से वेस्टर्न घाट पासिस करता है। देन अनामुडी इसकी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। इसकी अप्रोक्स जो हाइट है 2695 मीटर है। देन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? देन नीलगिरी में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीलगिरी हिल पे वेस्टर्न घाट है, ऐसे मान लीजिए कि अगर ये वेस्टर्न घाट है, ये एरिया पूरा गुजरात टू कन्याकुमारी, और ये ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे नीलगिरी में वेस्टर्न घाट कहीं पे आसपास, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं नीलगिरी में। तो एक चीज यहाँ से याद रखनी है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीलगिरी में मिलते हैं। दूसरा अगर कंपेयर करके पूछेगा तो एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ज़्यादा ब्रॉड है या चौड़ा है, ब्रॉड, पहली चीज। दूसरा, द नेचर ऑफ द ईस्टर्न घाट इज ब्रोकन, ब्रोकन नेचर है, और ये एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, ब्रोकन नहीं है। और अगर दूसरे शब्दों में पूछेगा वेस्टर्न घाट की हाइट एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट ज़्यादा है, अगर इन दोनों में कंपेयर करके पूछेगा यूपीएससी तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में हमें कंपेयर भी समझ लेनी है। देन इंडिया फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर लोकेटेड इन द नीलगिरी माउंटेन इन द वेस्टर्न घाट। ये जनरल से पॉइंट रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट है। ये हमें पता होना, वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पूछ लेता है। बस ये अगर और ज़्यादा पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि जो वेस्टर्न घाट है, मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है, तो उसमें अगर वो पूछेगा आपसे कि वेस्टर्न घाट इक्वेटोरियल रीजन में है, कि वो कहेगा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट लाई इन द इक्वेटोरियल रीजन, या दूसरे शब्दों में बोलूं यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है, क्लाइमेट पाई जाती है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है, या ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है, ऐसे करके स्टेटमेंट दे देगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से और इक्वेटर यहाँ के नीचे, तो इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा कैसी
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाएगी। तो ये कंपेयर भी हमें करना है कि वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाई जाएंगी। अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाई जाएंगी तो यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट होंगे, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर ग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कमेटी रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट। कमेटी वेस्टर्न घाट से कुछ रिलेटेड कमेटी जो बनाई गवर्नमेंट ने कि जिन पे कमेटी की रिकमेंडेशन आई, जैसे माधव गडकिल कमेटी 2011 में बना। तो इस कमेटी ने ये कहा है कि जो हमारा पूरा वेस्टर्न घाट है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो। तो कमेटी की रिकमेंडेशन सरकार ने बिल्कुल नल एंड वॉइड कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। सरकार ने फाइनली रिजेक्ट कर दी कमेटी की रिकमेंडेशन। और दूसरा इसने कहा कि स्टेटरी अपेक्ष बॉडी होनी चाहिए, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी करके उसका नाम है। तो जो माधव गडकिल कमेटी का इतना रिलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसे हमें उतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते हैं कि जो मेन कमेटी है उस इसी कमेटी को कस्तूरी रंगन कमेटी, इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे 13 साल बाद गवर्नमेंट ने जितना स्टडी किया, इस कमेटी ने जो अपनी स्टडी फाइंड की उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नाउ गोइंग टू डिक्लेयर वेस्टर्न घाट एज ए इको सेंसिटिव जोन घोषित करने जा रही है। जैसे उसने इस कमेटी ने ये कहा कि 37% एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट शैल बी डिक्लेयर्ड एज द इको सेंसिटिव जोन। उसने कहा 37% एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए। और इस कमेटी ने ये कहा कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, जैसे माइनिंग को रिस्ट्रिक्शन कर देना चाहिए विदाउट लाइसेंसिंग इन सर्टेन एरिया। कुछ एरिया है जहाँ पे माइनिंग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है किस पे, हमारे पर्यावरण पे। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनको बैन कर देना चाहिए या मतलब रोक देना चाहिए। मॉडिफाइड क्रॉप, जो मॉडिफाइड क्रॉप हम करते हैं उनको भी बैन कर देना चाहिए। देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो हम मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई जाती है कि हम ट्रेड को बढ़ावा दे सके, उस पर भी बैन लगाना चाहिए। देन लार्ज स्केल्ड स्टोरेज डाम वगैरह को भी इस एरिया में बैन कर देना चाहिए। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही गवर्नमेंट कंसीडर किया। तो हम ये कमेटी हैं, जैसे पहले हमने देखा ये गडकिल कमेटी जो बनी, गडकिल कमेटी, जैसे गडकिल कमेटी बनी, गडकिल कमेटी ने जो कहा कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव पूरे वेस्टर्न घाट को घोषित कर देना चाहिए। और उसने कहा कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, 2, 3 में डिवाइड कर देना चाहिए हमको और पूरे वेस्टर्न घाट को। तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये सारी रिकमेंडेशन गडकिल कमेटी की रिजेक्ट कर दी। देन कस्तूरी रंगन कमेटी ने वही जो हमने कहा कि 37% एरिया जो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रिच है उसको हम बायोलॉजिकली मतलब इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए। और उसने कहा कि प्रपोज एज द डिमार्केशन इको सेंसिटिव जोन एट द विलेज लेवल, और विलेज लेवल पे भी हमें डिमार्केट कर देना चाहिए कौन सी एरिया है। और रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ को हमें हेविली, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं रेड कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। तो फाइनली इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट जो वेस्टर्न घाट का एरिया जो मैं बार बार बता रहा हूँ इको सेंसिटिव जोन घोषित करने जा रही है। ये देख लीजिए डेटा, यहाँ पे क्या है कि अगर वो पूछे कि प्रपोज्ड एरिया टू पॉल्यूटिंग एक्टिविटी डिफॉरेस्टेशन कौन कौन सी एरिया, जैसे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एरिया इको सेंसिटिव जोन का आएगा, देन महाराष्ट्र में, देन केरला, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, ये सारी एरिया है। देन अब हम समझते हैं व्हाट इज इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन को समझने के लिए सीधा ऐसे समझो, ऐसा कोई बफर एरिया है जो एक तरह का क्या है कि प्रिजर्व करता है किसी भी एरिया को। जैसे मान लीजिए ये नेशनल पार्क है, इसके आसपास मैं इको सेंसिटिव जोन बना दूं 0 से 10 किलोमीटर की रेंज तक, कि ये जो एरिया है इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन,
कोई काम रिस्ट्रिक्शन, माइनिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, डैम वगैरह या कुछ भी रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री, और कुछ परमिटेड है, कुछ लीगल काम इस एरिया में कर सकते हैं। तो वही है कि एक इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या हुआ कि एक बफर ट्रांजिशन एरिया सराउंडिंग टू अ नेशनल पार्क और किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो सीधा सा डेफिनेशन यहीं से हमें समझना है, an eco-sensitive zone is a buffer or transition area surrounding protected areas such as national park and wildlife सेंचुरी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सिक्योर या प्रोटेक्ट करने के लिए हम इको सेंसिटिव जोन बनाते हैं सराउंडिंग एनी नेशनल पार्क। तो इको सेंसिटिव जोन इज द एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि दो तरह से कंजर्वेशन हम करते हैं। कैसे कंजर्वेशन, एक मिनट, कंजर्वेशन जैसे मोना एक्स सी टू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी स्पीसीज को हम अगर कंजर्व करना चाहते हैं तो उसके ओरिजिन प्लेस से हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन हम इसके प्लांट एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जू बहुत सारे हो सकते हैं। इक्वेरियम जैसे फिश का इक्वेरियम होता है, फिशिंग वगैरह, फिश इक्वेरियम, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, इन सीटू कंजर्वेशन, इन वो सॉरी एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब अगर कोई स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना किसी जगह पे ओरिजिन है, उस जगह पे लग रहा है कि इंडेंजर्ड है, तो हम उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। हम इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि जिस जगह पे वो ओरिजिन है उसका, जिस जगह पे उसका प्रोडक्शन हुआ है या उत्पादन हुआ है, उसी जगह को सिक्योर करके विद इन विद इन विद इन देयर ओरिजिन प्लेस हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इन सीटू कंजर्वेशन। तो इकोसिस्टम जोन इज द एग्जांपल ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन। यहाँ से इन सीटू कंजर्वेशन समझ लेना चाहिए अगर पूछेगा कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम जोन हमने समझा। देन इकोसिस्टम जोन कौन नोटिफाई करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है। कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर पूछेगा कि विच मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर्ड है इकोसिस्टम जोन अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो रेगुलेट करता है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम। वहाँ का जो भी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए की पॉइंट हमें जो याद रखने हैं रिगार्डिंग द इकोसेंसिटिव जोन। पहला, इकोसेंसिटिव जोन का पर्पज क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो डेवलपमेंट की वजह से हमारे इकोसिस्टम पे पड़ रहा है उसको कम करना। पहला पर्पज हमारा ये हुआ कि जो हम डेवलपमेंट की वजह से जो हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए बनाते हैं उनकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट पे या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे इम्पेक्ट पड़ता है उसको हम मिनिमाइज करना, पहला इकोसेंसिटिव जोन का। और टू मेंटेन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा पहला पर्पस होता है। देन लीगल बेसिस, लीगल बेसिस का मतलब हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये दो लाइन याद रखना कि जो इकोसिस्टम जोन को डिक्लेयर कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर करती है। और वो कौन से एक्ट के अंदर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पीटी में एकदम छप के आ जाते हैं, तो ये चीज याद रखने लायक है। अब देखो इकोसिस्टम जोन, सॉरी, अब एक्टिविटीज कुछ कौन कौन सी एक्टिविटीज इको सेंसिटिव जोन में हम कर सकते हैं, कौन सी प्रोहिबिटेड है, कौन सी रेगुलेटेड है, कौन सी
परमिटेड है। तो ये सारी कभी-कभी जैसे प्रोहिबिटेड क्या है कि किसी तरह की माइनिंग नहीं कर सकते, चाहे सैंड माइनिंग हो, चाहे आयरन माइनिंग हो, किसी तरह की या मान ली स्टोन माइनिंग हो, किसी तरह की माइनिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। और उसके बाद है पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, कोई भी रेड कैटेगरीज की इंडस्ट्री है, स्पेशली रेड कैटेगरीज पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, जैसे लेदर इंडस्ट्री हो गया, या मान लीजिए लेदर इंडस्ट्री के अलावा बेंगल इंडस्ट्री हो गया, या मान लीजिए कोई भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हो गया। जो भी इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली अगर मान लीजिए नारियल से रिलेटेड जो रस्सी वगैरह बनती है साउथ में, जो इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन ज़्यादा करती है, वो इंडस्ट्री सारी बैन। देन मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो किसी भी रिवर पे बनाए जाते हैं, दूसरे शब्द में कहूँ कि हम डैम बनाते हैं, डैम किसको, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये भी इस इको सेंसिटिव जोन को इम्पैक्ट डालते हैं, इन पे भी बैन लगता है। देन रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हम रेगुलेटेड कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा हमारा, जैसे हमने कोई होटल बनाया है, उसके अलावा कोई शॉप बनाई है, बहुत छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन है, वो रेगुलेटेड है, एक सर्टेन लिमिट तक ही हम उस एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमें प्रायर द लाइसेंस ऑफ द सर्टेन अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी से हमें परमिशन मिलेगी। उसके बाद देन टूरिज्म, रेगुलेटेड टूरिज्म है, इको टूरिज्म नहीं, यहाँ हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं। टूरिज्म यहाँ पर रेगुलेटेड ऐसा नहीं कि एक एक दिन में हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, उससे वहाँ की एरिया पे भी नेगेटिव या वहाँ के फ्लोरा एंड फौना पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ से हम टूरिज्म को भी रेगुलेट कर सकते हैं। देन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो उस एरिया में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कॉमर्शियल पर्पज़ से, उसके अलावा जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा रहे हैं, तो कोई भी रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज़ को भी हम यहाँ पे रेगुलेट करते। परमिटेड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जिनके लिए परमिशन है, हम कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसी तरह की हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इको टूरिज्म कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रिन्यूएबल एनर्जी से अच्छा मैंने बंद कर दी थी, यहीं से शुरू हो जाऊँ, स्ट्रीमिंग बंद नहीं हुई, अच्छा तो कटेगी कैसे, चलो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे परमिटेड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो इको सिस्टम जोन में हम कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको टूरिज्म, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी कर सकते हैं, जिसमें हम वाटर रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। जो स्पेशली इको सेंसिटिव जोन हो, उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना है, उस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो ये हमारा पूरा इको सेंसिटिव जोन का है। तो हम एक बार समझ लेते हैं उसको, एक मैप है ये, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये इको सेंसिटिव जोन है, किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का जो एरिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिनिमम 10 किलोमीटर तक होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक किसी एरिया को हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन का सीधा सा मतलब हुआ, ये जो एरिया है किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का, 0 से 10 किलोमीटर की रेंज का, वो एक तरह का शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि ये नेशनल पार्क का एक हेलमेट है, अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये पूरा इम्पैक्ट मतलब सहन कर लेगा। तो हमारे नेशनल पार्क में जो भी बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना है, इसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सीधा सा यहाँ से है कि जो हमारा इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट है, वो सीधा सा हमारा शॉक एब्जॉर्वर पे डिपेंड है कि उस एरिया में अगर कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती है तो वो इको सेंसिटिव जोन तक ही सीमित रहेगी। हम अब हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन के सिग्निफिकेंसेस क्या है कि इको सेंसिटिव जोन अगर घोषित कर दे गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उससे क्या फ़ायदा होगा। पहला तो एक जो मैंने कहा कि इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब सीधा सा कि उसी एरिया में जो फ्लोरा एंड फौना है, बायोडाइवर्सिटी, उसी एरिया में हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए अगर ये वेस्टर्न घाट है तो इसी एरिया को हम इको सेंसिटिव जोन, इस एरिया की रेंज में 10 किलोमीटर तक अगर सारी स्टेटों में घोषित कर देंगे
तो इस एरिया में जो फ्लोरा एंड फौना है उसको हम आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिस पर कोई भी मानव का या किसी भी तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का या मानव ह्यूमन एक्टिविटी का इस एरिया में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, ना कोई डिफॉरेस्टेशन करेगा, ना कोई माइनिंग करेगा। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू का सीधे शब्दों में जो हमने बार बार कह रहे हैं कि इन सीटू का मतलब हुआ कि जिस एरिया में कोई भी फ्लोरा एंड फौना ओरिजिन हुआ है उसी एरिया में उसको हमें प्रोटेक्शन देनी है। और फिर क्या है कि प्रोटेक्शन इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जैसे हमने कहा नीलगिरी तहर है, लाइन टेल्ड मकाकू है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। और प्रिवेंट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और जो भी हमारे एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, फ्लोरा एंड फौना है, उनका जो हैबिटेट, जो उनका घर है वो उजड़ रहा है, उनको अभी प्रिवेंट हो पाएगा। इस दूसरे शब्दों में कहें कि वो प्रिवेंटेशन ऑफ द हैबिटेट लॉस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, उनकी जो एरिया है वो भी रुक पाएगी। दूसरा इकोलॉजिकल बफर, जो हम बार बार कह रहे हैं कि इको सेंसिटिव जोन है वो इकोलॉजिकल बफर का काम करेगी, जो मैं कह रहा हूँ कि एज ए शॉक एब्जॉर्वर काम करेगी अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया में होकर नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे अर्बनाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और जो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसका, या इंडस्ट्रियलाइजेशन का, माइनिंग का, अर्बनाइजेशन का, उस एरिया में नेशनल पार्क पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करें। देन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ, अगर मान लीजिए मैंने ये वो वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन, इस एरिया को मैंने प्रोटेक्शन कर दिया, तो इस एरिया में एक सर्टेन लिमिट तक ही ह्यूमन का इंटरफेरेंस रहेगा। तो उस एरिया की जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसका वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है हमें समय समय पर देखने को मिलता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। वही है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो वाइल्ड लाइफ की जो जीव जंतु हैं उस एरिया में, स्पेशली एनिमल्स, उनकी जो कॉरिडोर है उनका भी प्रोटेक्शन रहेगा। तो वहाँ से हमारा क्या मेंटेन, वाइल्ड लाइफ का जो मूवमेंट है उसको मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा, ह्यूमन एंड एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। देन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का मतलब हुआ कि अगर हम वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देंगे, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में जैसे मान लीजिए कि उस एरिया में वाटर रिचार्ज होगा, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो डिजास्टर आता है, डेवलपमेंट वजह के डिजास्टर आता है, दूसरे शब्दों में कहें हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी ले जा सकते हैं, कि धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले जाए। तो वही है कि लोकल क्लाइमेट को भी मेंटेन कर पाएंगे, जैसे वाटर रिचार्ज, पानी का हुआ, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होगा। और फिर है कि जो मैंने कहा प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आज की ज़रूरतों को पूरा कर, फ्यूचर की ज़रूरतों को देखते हुए हम आज की ज़रूरत पूरा करें। तो हम इको सेंसिटिव जोन पहले से हम चीज़ें बैन हो जाएंगी कि माइनिंग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं कर सके, अर्बनाइजेशन नहीं करेंगे, तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्स भी मेंटेन रहेंगे। देन प्रोटेक्शन ऑफ द इको सेंसिटिव एरिया, जो इको सिस्टम की एरिया उसका भी प्रोटेक्शन रहेगा, जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का भी कंजर्वेशन रहेगा। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल इरोजन, अगर मान लीजिए कि कोई सेंसिटिव जोन नहीं है तो वहाँ पे लोग जाएंगे, पेड़ का डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। अगर सॉइल इरोजन होगा तो फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। और वाटर रिचार्ज, वाटर शेड प्रोटेक्शन भी होगा यहाँ से। वाटर रिचार्ज का मतलब कि अगर हम किसी एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जोन घोषित कर देंगे तो इस एरिया में ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा। तो वाटर रिचार्ज, जितना भी मानसून का पानी आएगा आराम से रिकॉल, मतलब अर्थ में रिचार्ज हो पाएगा। तो हम कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी यहाँ से मिल सकता है। और पॉल्यूशन कंट्रोल, जैसी बात है, अगर ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ना वहाँ पे कोई अर्बनाइजेशन होगा, तो इस एरिया में पॉल्यूशन कंट्रोल भी रहेगा। देन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब है कि इंडिया ने जैसे 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो प्रोटेक्शन हम करेंगे कैसे? जैसे हमने वेस्टर्न घाट को हम करने जा रहे हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित करेंगे। ऐसे ही दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि हमने क्या है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी
साइन कर रखा है या कमिटमेंट कर रखा है मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल में कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द इको सेंसिटिव जोन हम क्या करेंगे कि जो हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन में कमिटमेंट कर रखा है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। देन नोट में हमने जो लिखा है कि कस्तूरी रंगन कमेटी हमें याद रखनी है। कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये कहा था कि बैलेंस्ड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू प्रेगमेटिक अप्रोच होनी चाहिए वेस्टर्न घाट को मेंटेन करने के लिए। तो ये लाइन हम मेंस में एकदम डिट्टो चिपका सकते हैं। उसने कहा कि बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए टू मेंटेन अ डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारा पूरा वेस्टर्न